कभी सोचा है आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा क्यों नहीं था? कैसे सैकड़ों रियासतें एक हुईं, कैसे भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं खींची और मिटी भी। सही। ये सिर्फ लकीरें बदलने की कहानी नहीं है, ये कहानी है आज के भारत के बनने की, उसकी रग रग में बसी विविधता को आप कह सकते हैं एक प्रशासनिक शक्ल देने की। आज हम इसी दिलचस्प सफर की गहराइयों में उतरेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें संविधान की उन धाराओं तक ले जाएगी जिनसे ये बदलाव मुमकिन हुए, उन ऐतिहासिक मांगों को दिखाएगी जिन्होंने इन बदलावों की नींव रखी, उन आयोगों की सिफारिशों को सामने लाएगी जिन्होंने रास्ता दिखाया, और उन घटनाओं का ब्यौरा देगी जिनसे अलग अलग राज्य बने और रियासतों का भारत में विलय हुआ। हमारा मकसद है ये समझना कि आज का भारत अपनी अंदरूनी सीमाओं के साथ कैसे अस्तित्व में आया। ये वाकई एक पेचीदा लेकिन बहुत ही आकर्षक कहानी है। मतलब कैसे इतनी सारी भाषाओं, संस्कृतियों, पहचानों को एक संघीय ढांचे में पिरोया गया। ये समझना जरूरी है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ, और इसकी शुरुआत होती है हमारे संविधान की बुनियाद से। संविधान की वो नींव जिसने इस बदलाव की गुंजाइश रखी। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी। दिलचस्प बात यह है कि ये विचार, जैसा हमारे दस्तावेज बताते हैं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्रेरित था। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं, ये एक सोच है ना? बिल्कुल, एक ऐसा संघ जहां राज्य अपनी पहचान रखते हैं लेकिन देश अविभाज्य है, और इसी सोच को जमीन पर उतारने की ताकत देता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, हाँ। ये संसद को, आप कहिए, एक कमाल का अधिकार देता है। वो सिर्फ साधारण बहुमत से, यानी किसी मुश्किल संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बिना ही नए राज्य बना सकती है। अच्छा, साधारण बहुमत से? हाँ, किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती हैं, यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। और अनुच्छेद 4 इसे और साफ करता है कि ऐसे कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे जो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। तो ये एक तरह का संवैधानिक लचीलापन था, मतलब जानबूझकर ऐसा रखा गया कि देश की आंतरिक बनावट को वक्त और जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये लचीलापन ही कुंजी है। सोचिए, आजादी के बाद देश कितनी उथल-पुथल से गुजर रहा था। हाँ, वो तो था। रियासतों का विलय, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी आकांक्षाएं, ऐसे में एक कठोर ढांचा शायद काम न करता। सही। इस लचीलेपन ने प्रशासनिक जरूरतों, विकास की मांगों और सबसे बढ़कर क्षेत्रीय पहचानों, खासकर भाषाई पहचानों को समायोजित करने का रास्ता खुला रखा। ये शक्ति राज्यों को तोड़ने की नहीं बल्कि देश को जोड़ने की थी, बदलती परिस्थितियों के अनुसार। और ये भाषाई पहचान की मांग, ये कोई नई बात तो थी नहीं। मतलब आजादी से पहले भी इसकी गूंज सुनाई देती थी, है ना? बिल्कुल। जैसे 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम का बनना। वो भी तो कुछ हद तक भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर ही था। सही कहा। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी, मुझे याद है, 1920 के अपने नागपुर अधिवेशन के बाद अपनी प्रांतीय समितियों का गठन भाषाई आधार पर ही किया था। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि भाषा को क्षेत्रीय पहचान और प्रशासन का एक स्वाभाविक आधार माना जा रहा था। आजादी के बाद तो ये मांग और भी जोरदार हो गई, एक लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में सामने आई। लेकिन आजादी के तुरंत बाद माहौल थोड़ा अलग था, विभाजन का दर्द ताजा था। क्या उस वक्त के नेताओं का ये डर नहीं था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से कहीं देश और बंट ना जाए? बिल्कुल यही चिंता थी। राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी वजह से जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष ने S.K. धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, भाषाई प्रांत आयोग। धर आयोग। जी, इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और साफ कहा कि अभी, मतलब उस समय, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। अच्छा। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा को ज्यादा महत्व दिया। उन्हें लगा कि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। तो धर आयोग की रिपोर्ट से तो भाषाई राज्यों की मांग करने वालों को काफी निराशा हुई होगी। हाँ, बिल्कुल हुई। और इसी निराशा को देखते हुए कांग्रेस ने फौरन, मतलब दिसंबर 1948 में ही, अपने जयपुर अधिवेशन में एक और समिति बनाई, JVP समिति। JVP, नेहरू, पटेल और सीतारमैया। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भी गहराई से विचार किया और अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। नतीजा लगभग वही रहा।
फिर से वही। हाँ, जेवीपी समिति ने भी माना कि सैद्धांतिक रूप से भाषाई आधार सही हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में अगले कम से कम 10 साल तक इसे लागू करना देश हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो मतलब आजादी के शुरुआती सालों में राष्ट्रीय नेतृत्व भाषाई राज्यों के गठन के खिलाफ लगभग एकमत सा था। मुख्य चिंता देश की एकता को लेकर थी। जी, लेकिन जमीनी स्तर पर मांग तो दब नहीं रही थी, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोग वो अपने लिए एक अलग राज्य आंध्र की मांग कर रहे थे। हाँ, ये मांग तो पुरानी थी। जी, पुरानी थी, लेकिन अब इसने जोर पकड़ लिया था। इसी मांग को लेकर एक समर्पित गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन। हाँ, ओहो। और उसका नतीजा? नतीजा दुखद था। 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को पुट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। ओह। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे तेलुगु भाषी क्षेत्र में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हिंसक प्रदर्शन हुए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, स्थिति आप कहिए बेकाबू होने लगी। सरकार पर जबरदस्त दबाव आ गया। तो एक व्यक्ति का बलिदान, हाँ, क्या वो पूरे देश की नीति बदलने का कारण बन गया? हाँ, ये एक निर्णायक क्षण था। सरकार अब और देर नहीं कर सकती थी। दबाव में आकर प्रधानमंत्री नेहरू ने दिसंबर 1952 में ही आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी। अच्छा। और आखिरकार 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। पहला राज्य भाषा के आधार पर। जी, श्रीरामुलु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने भाषाई पुनर्गठन के बंद दरवाजे खोल दिए। आंध्र प्रदेश के बनने से तो जैसे बाकी भाषाई समूहों को भी एक तरह से बल मिल गया होगा। अब तो सरकार के लिए एक व्यवस्थित नीति बनाना जरूरी हो गया होगा, है ना? एकदम सही कहा आपने। एक राज्य बनने के बाद दूसरे भाषाई समूह भी अपनी मांगे और जोर शोर से उठाने लगे। अब सरकार को एक व्यापक समाधान खोजना था। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, हाँ, फजल अली आयोग। जी हाँ, फजल अली आयोग। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज फजल अली कर रहे थे और 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो फजल अली आयोग, इसका काम तो बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। इसने क्या रास्ता सुझाया, क्या कहा इन्होंने? इस आयोग ने बहुत मेहनत की, पूरे देश का दौरा किया, हजारों लोगों से मिले, ज्ञापन लिए और लगभग 2 साल बाद सितंबर 1955 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। आयोग की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। ये धर और जेवीपी समिति के नजरिए से एक बड़ा बदलाव था। तो क्या आयोग ने मान लिया कि हर भाषा के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए? मतलब एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत? नहीं, यहीं पर आयोग ने संतुलन साधा। उन्होंने भाषा को मुख्य आधार तो माना, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को सख्ती से लागू करने के खिलाफ थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषा ही एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती। देश की एकता और सुरक्षा, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता और पंचवर्षीय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन जैसे कारकों को भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था। यानी भाषा महत्वपूर्ण है, पर देश की एकता और प्रशासन से बढ़कर नहीं। समझ गई। तो इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कदम उठाए गए? सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। इसी के आधार पर 2 महत्वपूर्ण कानून बने, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अच्छा। इन कानूनों ने भारत के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहले तो राज्यों की पुरानी 4 श्रेणियां भाग क, ख, ग और घ खत्म कर दी गई। हाँ, वो बहुत जटिल थीं। जी, वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों, बड़ी रियासतों, छोटी रियासतों और केंद्र शासित क्षेत्रों के वर्गीकरण पर आधारित थीं, जिन्हें हटाकर व्यवस्था को सरल और तर्कसंगत बनाया गया। और इनकी जगह क्या आया? मतलब कितने राज्य? और इनकी जगह 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये एक बड़ा पुनर्गठन था जिसने देश के अधिकांश हिस्सों में भाषाई आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जी, हालांकि ये बताना जरूरी है कि फजल अली आयोग ने मूल रूप से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी,
लेकिन सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए। अच्छा। और इसी समय क्षेत्रीय परिषदों का विचार भी तो आया था, नेहरू जी का। हाँ हाँ बिल्कुल। पंडित नेहरू ने अंतर्राज्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही बनाया गया। इनका उद्देश्य राज्यों के बीच साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा और सलाह देना था। तो कुल मिला के 1956 में भारत के आंतरिक नक्शे को एक व्यवस्थित, तार्किक और काफी हद तक भाषाई आधार पर नया रूप मिला। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद भी कई नए राज्य बने, सीमाएं बदली। कुछ बड़े बदलाव पर नजर डालें। जरूर जरूर। 1956 के बाद भी मांगे उठती रहीं और बदलाव होते रहे। जैसे 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ। हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात। जी, ये एक द्विभाषी राज्य था जहां मराठी और गुजराती भाषी लोग रहते थे। दोनों के बीच आंदोलन हुए और आखिरकार बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत इसे 2 राज्यों में बांट दिया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए। ये 15वां राज्य बना। और उत्तर भारत में पंजाब का मामला भी तो काफी जटिल था। हाँ, पंजाब में भी भाषाई और कुछ हद तक धार्मिक आधार पर अलग राज्य की मांग थी, खासकर अकाली दल द्वारा पंजाबी सूबे की मांग। काफी आंदोलनों के बाद 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। शाह आयोग, जी, इसने तत्कालीन पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा। पंजाबी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आज का पंजाब राज्य बनाया गया। ठीक। हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा नामक 17वां राज्य बनाया गया। हरियाणा 17वां राज्य। और पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश, जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें मिला दिया गया। और चंडीगढ़ शहर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। अच्छा, ये हुआ पंजाब का पुनर्गठन। पूर्वोत्तर भारत में भी बड़े बदलाव हुए, खासकर 70 के दशक में, है ना? बिल्कुल। पूर्वोत्तर की स्थिति तो और भी जटिल थी, जहां भाषा के साथ साथ विशिष्ट जनजातीय पहचानों का सवाल भी अहम था। हाँ, वहाँ विविधता बहुत ज्यादा है। जी, 1963 में ही असम से नागा हिल्स और तिवेंसांग क्षेत्र को अलग कर नागालैंड को 16वें राज्य का दर्जा दिया जा चुका था, ताकि नागा लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सकें। नागालैंड 16वां। फिर 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसके तहत 1972 में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए। मणिपुर 19वां राज्य, मणिपुर, त्रिपुरा 20वां राज्य। ये दोनों पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। अच्छा। और मेघालय 21वां राज्य। ये पहले असम के भीतर ही एक उपराज्य यानी सब स्टेट था, जिसे 1969 में बनाया गया था। मेघालय 21वां। ये बदलाव सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों की विशिष्ट सांस्कृतिक और जनजातीय पहचानों और बेहतर प्रशासनिक पहुंच की जरूरत से प्रेरित थे। इसी दौरान 1971 में ही हिमाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य 18वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण राज्य बन गया। और सिक्किम का मामला, वो तो और भी अनोखा था। वो तो पहले भारत का हिस्सा ही नहीं था एक तरह से। हाँ, सिक्किम की कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ चोग्याल का शासन था, लेकिन वो भारत का संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट था। 1974 में वहाँ की विधानसभा के अनुरोध पर भारत ने 35 में संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। ये भारतीय संविधान में एक नई और अनोखी श्रेणी थी। सहराज्य, पहली बार सुन रही हूँ। जी, ये अनोखा प्रयोग था, लेकिन वहां के लोगों की इच्छा भारत में पूर्ण विलय की थी। जल्द ही 1975 में एक जनमत संग्रह के बाद 36वां संविधान संशोधन पारित किया गया और सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। 22वां राज्य सिक्किम 1975 में। जी, इसका स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तो ये सिलसिला चलता ही रहा। 80s का दशक, फिर साल 2000 में भी 3 नए राज्य बने। हाँ, 1987 में मिजोरम 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बने, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। मिजोरम और अरुणाचल। इसी साल गोवा, जिसे 1961 में पुर्तगाल से आजाद कराकर दमन व दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसे पूर्ण राज्य 25वां राज्य का दर्जा मिला, जबकि दमन व दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। गोवा 25वां। फिर साल 2000 में मुख्य रूप से बेहतर प्रशासन और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 3 बड़े राज्यों का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 9 नवंबर, उत्तराखंड और बिहार से अलग होकर झारखंड 15 नवंबर। हाँ, ये तो हाल की बात लगती है। और सबसे ताजा उदाहरण तो तेलंगाना का है। सही,
एक लंबे और कभी-कभी हिंसक आंदोलन के बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग करके भारत का 29वां राज्य, अब 28वां, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना बनाया गया। तो आप देख सकती हैं 1956 से लेकर 2014 तक भारत का आंतरिक नक्शा लगातार बदलता रहा है। हर बदलाव के पीछे भाषाई, सांस्कृतिक, जातीय, प्रशासनिक या विकास संबंधी जटिल कारण रहे हैं। ये सारे बदलाव संसद ने अनुच्छेद 3 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके विशेष अधिनियम पारित करके किए। ये भारत के संघीय ढांचे के गतिशील और अनुकूलनीय होने का प्रमाण है। ये तो हुई राज्यों के बनने और पुनर्गठन की बात, लेकिन आजादी के वक्त एक और बड़ी चुनौती थी। वो थी लगभग 550 से ज्यादा देसी रियासतें। उनका भारत में मिलना भी तो इसी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और ये शायद आजादी के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को आजाद कर दिया था। वे चाहें तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलें या स्वतंत्र रहें। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति थी। जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के अथक प्रयासों से अधिकांश रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गईं। लेकिन 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, थोड़ी मुश्किल साबित हुई। हाँ, इनके किस्से काफी सुने हैं। जूनागढ़ का क्या मामला था, संक्षेप में? जूनागढ़ गुजरात के तट पर एक छोटी रियासत थी। नवाब मुस्लिम थे, पर ज्यादातर आबादी हिंदू थी। नवाब ने पाकिस्तान में विलय का फैसला कर लिया, जो भौगोलिक रूप से भी अजीब था। जनता ने विद्रोह कर दिया। भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया। नतीजा जबरदस्त रूप से भारत के पक्ष में आया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। जनमत संग्रह से, ठीक है। और हैदराबाद, वो तो सबसे बड़ी रियासत थी शायद। जी हाँ, हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे और वो एक स्वतंत्र देश का सपना देख रहे थे। उनकी रियासत चारों तरफ से भारत से घिरी थी और लगभग 84% आबादी हिंदू थी जो भारत में मिलना चाहती थी। अच्छा। निजाम की निजी सेना, रजाकारों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। बातचीत से हल नहीं निकला। आखिरकार सितंबर 1948 में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो? जी। कुछ ही दिनों में निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। और कश्मीर का मुद्दा तो आज भी चर्चा में रहता है। वहां क्या हुआ था, संक्षेप में? कश्मीर की स्थिति सबसे अलग थी। शासक हिंदू, महाराजा हरि सिंह, लेकिन बहुमत आबादी मुस्लिम। महाराजा स्वतंत्र रहना चाहते थे, न भारत में न पाकिस्तान में। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के समर्थन से कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जब हमलावर श्रीनगर के करीब पहुंच गए तो महाराजा ने भारत से सैन्य मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र से? जी। भारतीय सेना ने हमलावरों को खदेड़ा, लेकिन तब तक कश्मीर का कुछ हिस्सा उनके कब्जे में जा चुका था। भारत ने शेख अब्दुल्ला को प्रशासन का प्रमुख बनाया। बाद में जम्मू कश्मीर की अपनी संविधान सभा ने भारत में विलय की पुष्टि की और राज्य के लिए एक अलग संविधान बनाया जो 1957 में लागू हुआ। इनके अलावा गोवा जैसी जगह भी थी जो आज़ादी के 14 साल बाद भी भारत का हिस्सा नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का कब्जा था और दादर और नगर हवेली पर भी। भारत सरकार ने बातचीत से इन्हें हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल तैयार नहीं हुआ। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये इलाके भारत में शामिल हो गए। ऑपरेशन विजय? इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जी हाँ। बाद में गोवा को राज्य और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादर और नगर हवेली पहले ही स्वयंसेवकों द्वारा मुक्त कराकर 1961 में भारत में विलीन हो चुका था। तो कहीं विलय पत्र, कहीं जनमत संग्रह, कहीं सैन्य कार्रवाई, मतलब हर चुनौती का सामना अलग तरीके से किया गया। इसी तरह आज का भारत बना। एक छोटा सा जिक्र लक्षद्वीप का भी है। पहले से लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनी दीव द्वीप समूह कहते थे। बाद में नाम बदलकर लक्षद्वीप और राजधानी कवरत्ती तय हुई। जी बिल्कुल। और ये बदलाव का सिलसिला रुका नहीं है। हाल के सालों में भी हमने बड़े प्रशासनिक परिवर्तन देखे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर। हाँ, 5 अगस्त 2019
एक और महत्वपूर्ण तारीख बन गई। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के कई प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। जी। साथ ही राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जम्मू और कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, और दूसरा लद्दाख, जो बिना विधानसभा के सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित होगा। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश। जी, इसमें लेह और कारगिल जिले हैं। ये बदलाव 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के इस कदम को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। और एक और विलय भी हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों का, है ना? जी हाँ, वो भी हुआ। 26 जनवरी 2020 से प्रशासन को सुगम बनाने और खर्च कम करने के उद्देश्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव का आपस में विलय कर दिया गया है। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा। ये हालिया उदाहरण भी यही दिखाते हैं कि भारत में प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो देश की बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से जारी रहती है। तो हमने देखा कि भारत के आंतरिक नक्शे का ये सफर कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है। शुरुआत हुई संवैधानिक लचीलेपन से, जिसने बदलाव की गुंजाइश दी। फिर उठी भाषाई राज्यों की जोरदार मांग, जिसे पहले नकारा गया, लेकिन पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान और आंध्र प्रदेश के गठन ने इसे सच्चाई बना दिया। सही। फजल अली आयोग ने एक संतुलित रास्ता दिखाया, जिसके आधार पर 1956 में देश का बड़ा पुनर्गठन हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी भाषा, संस्कृति, प्रशासन और विकास की जरूरतों के हिसाब से नए राज्य बनते रहे, सीमाएं बदलती रहीं। जी। साथ ही सैकड़ों रियासतों और विदेशी कब्जे वाले क्षेत्रों का भारत में विलय भी इसी महागाथा का अहम हिस्सा है। भारत का आंतरिक नक्शा वाकई एक जीती जागती, बदलती रहने वाली सच्चाई है। इस पूरी यात्रा को समझना सिर्फ इतिहास जानना नहीं है, ये हमें भारत की विविधता में एकता के नारे के पीछे की जटिल सच्चाई को समझने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें उन राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सराहना करने का मौका देता है, जिनके जरिए इतने अलग अलग तरह के क्षेत्रों और लोगों को एक राष्ट्र के प्रशासनिक ढांचे में सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि कैसे भारतीय संघ ने अपनी एकता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जगह देने की लगातार कोशिश की है। ये केवल भूगोल का बदलाव नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की सतत प्रक्रिया का आईना है। आज हमने राज्यों के बनने की कहानी सुनी, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों से नए राज्यों या बेहतर प्रशासनिक इकाइयों की मांगें उठती रहती हैं। हाँ, ये बात भी है। जरा सोचिए, भविष्य में ऐसे कौन से नए प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या शायद पर्यावरणीय दबाव हो सकते हैं जो भारत के आंतरिक मानचित्र को एक बार फिर बदलने की दिशा में ले जाएं? ये सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। और आज हमने जो कुछ भी समझा है, वो हमें निश्चित रूप से एक ज्यादा जागरूक और समझदार नागरिक बनने में मदद करता है, जो अपने देश की बनावट और उसके पीछे की कहानी को बेहतर ढंग से जानता है।